करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के बाद जिसमें हमने स्टेशनरी करंट को समझा था, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स को समझा था, अब हम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे। तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब चार्ज मोशन में होता है, उसी स्टडी को बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम समझने की बात करें तो जैसे मान लेते कोई एक कंडक्टर है, और कंडक्टर जो है उसके अंदर से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है कुछ एरिया में से। उस जैसे कोई एक पाइप है, तो पाइप का कुछ एक एरिया होगा, उसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। उसी तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई एक कंडक्टर है जिसका कुछ एक एरिया है, ठीक है, और उसमें कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, ठीक है। और अब जो है अगर डेल्टा क्यू, इफ़ द चार्ज डेल्टा क्यू मान लेते हैं, इफ़ द चार्ज डेल्टा क्यू passes through an area in time from t to delta t, t से डेल्टा टी टाइम तक ये फ्लो करें, और करंट जो है I उस डेल्टा टाइम में क्या माना जाएगा, तब उसमें माना जाएगा करंट इज इक्वल्स टू चेंज इन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। इस बात को हमने समझा था कि इसे हम डी क्यू बाई डी टी भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर करंट स्टेडी हो, अगर करंट स्टेडी हो, लिख रहा हूँ मैं, अगर इफ करंट इज स्टेडी, स्टेडी का मतलब है लगातार आराम से बह रहा है, जैसे एक नदी, शांत नदी बहती है, ठीक है ना उसकी स्पीड बहुत तेज़ है ना कम, बिल्कुल शांत स्वभाव से बह रही है, वैसे ही उसी तरीके से समझो कि अगर करंट बिल्कुल स्टेडी फ्लो कर रहा है, तब करंट को हम डिफाइन करेंगे क्यू बाई टी, क्योंकि चेंज इन तो हो ही नहीं रहा है, कोई बदलाव तो हो ही नहीं रहा है, स्पीड तो उसकी सेम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे हम क्या, तब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। समझ आ गई मेरी बात। तो अब अगर करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर। अब अगर करंट को समझे हम, इसकी यूनिट है एम्पियर, एम्पियर। तो चार्ज कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज होना चाहिए 1 सेकेंड में फ्लो करने के लिए, तब करंट की डेफिनेशन हो जाएगी 1 एम्पियर। तो मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तब करंट जो है वो क्या है, 1 एम्पियर है, ठीक है। इस तरीके से और भी समझ सकते हैं, अगर जैसे हम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बोलते हैं, है ना, 1 किलोग्राम में 10⁻⁶ मिलीग्राम बोलते हैं, तो इसी तरीके से हम करंट में भी छोटी यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कूलम पर सेकेंड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब हम लिखें 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिखते हैं 1 मिली एम्पियर इज़ 1/1000 एम्पियर, है ना। तो 10⁻⁻3 10⁻⁻3 एम्पियर। ऐसे ही 1 बताओ 1 माइक्रो एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर। एक्चुअली एम्पियर छोटी वैल्यू होती है, 5-10 एम्पियर तक भी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो जनरली हमारा वास्ता छोटी वैल्यू से ही बढ़ता है। 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। डन। अच्छा, अब हमारे बात है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब क्या है, देखो बात को समझने की है कि अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने इसके लिए। अगर कन्वेंशनल करंट के हिसाब से, अगर हमारा कन्वेंशनल करंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वो कहाँ फ्लो कर रहे हैं, वो है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट के हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं,
मैं लिख देता हूँ, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, जिसे हम लॉजिकली हम बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिसे हम आई बोल देते हैं, ठीक है, आई हमारा ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन आप ये बताओ मूव कौन करता है? मूव तो लॉजिकली इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इसका मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसे फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो कॉमन सेंस की बात है कि नेगेटिव की तरफ भागेंगे, और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो इसलिए हमने कन्वेंशनल करंट, तो हमारा अगर जैसे इसमें लेफ़्ट से राइट है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो राइट से लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल रहा हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए उससे वर्ड सही है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। डन। तो इलेक्ट्रिक करंट ये बता दूं, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन भी है, मतलब अब हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जा रहा है, और उसके बाद लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट जा रहा है डायरेक्शन, और उसके बाद उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड समझते हो ना, जैसे हम बोलेंगे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके हिसाब से तो दिमाग में आती है बात कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो ही नहीं करती है, ठीक है। इस बात को समझना कि वेक्टर लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ, उस लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो जो भी ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करेगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चाहे उसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बहाता कौन है, ये फ्लो कैसे होते हैं, ठीक है। ये सोचने की बात है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं। आप इस बात को समझने के लिए समझें कि जैसे हमारे में टंकी में पानी कैसे फ्लो करता है, ठीक है, पानी कैसे फ्लो करता है। तो पानी जो है उसको हम टैंक में ऊपर रखते हैं, ठीक है, और टैंक पहले तो हमको पानी टैंक में ऊपर चढ़ाना पड़ता है, और ऊपर से पानी नीचे फिर फ्लो अपने आप होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो एक फोर्स है जिसकी वजह से पहले तो हमको वाटर पंप से पानी टंकी में ऊपर चढ़ाना पड़ता है, और फिर वो नीचे आता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो एक रेगुलर एक फ्लो बन जाता है, ठीक है। अब थोड़ा इस बात को मैं पानी की बजाय अब अगर बैटरीज की भाषा में बात करनी शुरू करूं, तो देखो आप एक बात को समझो। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास दो बैटरी के 2 पॉइंट्स है, 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको B, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। देखो बैटरी जब होती है ना, बैटरी जो है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कुछ गेन होते हैं, कुछ लूज़ होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, आप मेरे को बताओ, तो इलेक्ट्रॉन्स किस जगह इकट्ठे होने शुरू होंगे? दिमाग लगाओ। जहाँ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे उसको हम नेगेटिव चार्ज बोल देंगे, और उसके मुकाबले जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा, किधर से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो जाएगी, तो फोर्स क्या लगेगा? फोर्स क्या होगा आपको? फोर्स का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन था? फोर्स इज इक्वल टू क्या था? Q इंटू ई, ठीक है। तो ये जो है फोर्स क्या होगा? Q इंटू ई, ठीक है ना। अगर मेरे को किसी भी चार्ज पार्टिकल मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, मतलब B पे जो है उसको मेरे को जो है इधर की तरफ दूसरी डायरेक्शन में लेकर के आना है। जिस डायरेक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरे को
अब इस डायरेक्शन में लेकर आना है, ठीक है। ये लेफ़्ट से राइट वाली जो डायरेक्शन है, उसे जो लेफ़्ट से राइट वाली डायरेक्शन है उसे तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया Fn। डन। अब आप मेरे को बताओ कि Fn द अपोजिट डायरेक्शन जो है वो Fn जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, Fe के। Fn जो है वो Fe के बराबर तो रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जितना लेफ़्ट और राइट का फोर्स तो इक्वली रहेगा ना, कोई चीज़ मूवमेंट यहाँ से बाहर तो निकल नहीं रही है, जो भी है इसके अंदर ही है, तो इसका मतलब देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है फर्दर, कोई एक्यूमुलेशन हो गई है और इन द स्टेडी स्टेट, द चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग, है ना। एक स्टेज आएगी जब ये इकट्ठे हो जाएंगे एक तरफ और उसके बाद वो फर्दर फ्लो करना बंद कर देंगे। उस टाइम देन ये जो Fn जो लेफ़्ट से राइट वाला फोर्स जो है वो Fe के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मेरे को किसी एक पार्टिकल को B से A पे लाना है, ठीक है, तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि अब मूवमेंट तो फर्दर बंद हो गई है। तो वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q फ्रॉम B to A। बताओ क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा Fn इंटू D, डिस्प्लेसमेंट जो A और B के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ठीक है ना। Fn हो गया फॉर द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डन। और वर्क डन होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ओके। अब मेरे को बताओ कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है EMF, इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क डन का भी हमने फॉर्मूला क्या बनाया अभी ऊपर, Fn इंटू D डॉट अपॉन क्या है Q, ठीक है ना। तो यही जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बात को समझो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इसे EMF बोलते हैं। EMF एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण से चार्ज बह रहा है, ये फोर्स नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझो, ये कोई फोर्स नहीं है जिसकी वजह से फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन ये तो स्टेडी है तो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है। मतलब कहीं पे जैसे कि चार्ज ज़्यादा है, एक जगह चार्ज ज़्यादा है और एक जगह चार्ज कम है, जिसकी वजह से ये चीज़ बह रही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो असली में है क्या, इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, एक लेवल डिफरेंस है। तो इसको हम डिफाइन कैसे किया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना काम करना पड़ा, वही है मेरा क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डन, ओके। तो अब आप मेरे को, अभी हमने ये डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर होता है, और ये दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ दोनों साइड सबसे D से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Fn इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू
क्यू इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्यू इंटू ई याद है आपको क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है नहीं सॉरी, क्यू इंटू ई नहीं, आपको याद कराता हूँ मैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है ना, तो वो था V। ठीक है, तो ई डी आपका जो इलेक्ट्रिसिटिक फोर्स होगा, E इंटू डी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस जो होगा वो ये आपका है वोल्ट। तो Q इंटू वोल्ट। डन। अब बताओ कि EMF अभी हमने समझा है वर्क डन अभी हमने निकाला विच इज़ इक्वल टू Q इंटू वी और पर यूनिट चार्ज मतलब कि Q। तो इसका मतलब तो ये V हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो EMF जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो EMF है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो बेसिकली वोल्टेज ही होती है। तो EMF इज डिफाइंड एज द एनर्जी मतलब वर्क डन सप्लाइड बाय अ सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को पूरा घुमाने के लिए कितनी एनर्जी लगी, वही हमारा है EMF। समझ आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब हम EMF को हम कैसे लिख सकते हैं? EMF इज इक्वल्स टू, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डन। कुछ सिंपल सी बात है बस, और कुछ मत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो EMF ई लिखना, क्योंकि कैपिटल ई मत लिखना, कैपिटल ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डन। SI यूनिट EMF की भी वोल्ट ही होती है। ठीक है, और वोल्ट की अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि अगर 1 जूल वर्क आपको करना पड़ता है, 1 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, तब उसकी जो EMF होगी वो क्या होगी? 1 वोल्ट होगी। समझ गए बात को? ठीक है, अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में बातों में फ़र्क है। देखो, आप इस बात को ऐसे समझाओ जैसे कि अगर पानी पीछे से आएगा और रास्ते में बहुत सारे टैप लगे हैं, बहुत सारी टूटियाँ लगी हैं और पानी या फिर बहुत सारे पाइप लगे हैं, तो हर जगह पर पानी का पीछे से बहाव तो एक जितना ही आ रहा है, लेकिन कहीं पे पानी स्लो हो जाएगा और कहीं पानी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि पाइप उसको आराम से, उसमें से किसी में से पानी कभी कभी तो आराम से जा पाएगा, कभी निकल पाएगा और कभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो होगा असली में ये कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो पूरे सर्किट के लिए होता है, पूरे उसके लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो किसके लिए होती है? किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए होती है। ठीक है, थोड़े से दायरे को स्टडी करने के लिए जो होता है वो पोर्शन, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज़ द वर्क डन बाय ए सोर्स चार्ज इन टेकिंग ए 1 राउंड, कंप्लीट एक राउंड ले लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रहेगा? इट इज़ द वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सर्किट में, पूरे सर्किट में, रास्ते में, कहीं से लेकर कहीं तक। तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? पूरे सर्किट के लिए। ठीक है, आगे इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होती। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ही पार्ट है, एक ही चीज़ है वो। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक बड़ा सेट है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका छोटा सेट है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होती है? बैटरीज के 2 टर्मिनल्स पे। लेकिन जैसे ही वो फ्लो करना शुरू करता है तो रास्ते में बहुत सारी रेजिस्टेंस आती हैं, बटन्स आते हैं, कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, अब अगर सर्किट नहीं भी होगा, बैटरी अगर लगी भी है, बैटरी तो है आपके हाथ में, मान लेते हैं एक बैटरी है, तो तब भी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है,
ठीक है, लेकिन सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी एक्शन में आएगी जब क्या होगा, जब आप सर्किट को एक्शन में लगाओगे। मतलब आप सेल को किसी रिमोट के अंदर लगाओगे या किसी चीज़ के अंदर लगाओगे, तब पूरे सर्किट में जो काम होना शुरू होगा, देन इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब केमिकल्स रिएक्ट करेंगे, जैसे हम सेल को जब तक सर्किट में नहीं लगाते हैं तब तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम सर्किट में लगाते हैं उसका केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये लिखा गया है कि ये तो कारण है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, एक अफेक्ट है। क्लियर ना। ईएमएफ जो है, ईएमएफ के हिसाब से अगर हम देखें, व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड इन द सर्किट देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल कंपोनेंट्स। मतलब जितना भी हमारा ईएमएफ होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब जैसे जैसे करंट आगे चलता रहेगा वोल्टेज धीरे धीरे कहीं ना कहीं ड्रॉप होती रहती है, लेकिन मैं अगर सभी ड्रॉपिंग को ऐड अप कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ जो हमने इनिशियली सप्लाई करी है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या, हर कंपोनेंट का अपना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अभी धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से गहरे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और कहाँ ईएमएफ है। ठीक है, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से छोटा ही होता है, हमेशा, और ईएमएफ हमेशा ही बड़ा रहता है। ईएमएफ कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ईएमएफ केवल डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ईएमएफ डिपेंड कर रहा है जिस चीज़ों से वो बना हुआ है। मतलब कोई भी बैटरी किस इलेक्ट्रोलाइट से बनी हुई है। ठीक है, उस दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसके हिसाब से वो डिफाइन हो रहा है। ठीक है, जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा भी था। तो ये कम्प्लीटली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली कि होता क्या है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा ही ईएमएफ से क्या होती है, कम होती है। समझ गए बात। चलो ठीक है।